हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 10 गणित सब्जेक्ट की, बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए 29 तारीख की है, ठीक है। जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो पहले एक रोचक पहेली पढ़ते हैं। मुक्ता एक मैडम है बेटा, जिन्होंने कंचों की एक थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाल दिए और उस थैली की गांठ मारकर बच्चों को कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले, बिना गिने और इस थैली को बिना फाड़े क्या सभी बच्चे इस थैली में कंचों की संख्या बता सकते हैं। तो क्या बेटा आप सब बता सकते हो कि कैसे वो कर सकती हैं, ऐसा काम कैसे बता सकते हो? तो देखो फातिमा ने क्या किया। फातिमा ने जानते हो क्या किया? उसने पहली थैली में से एक कंचा निकालकर उसको तराजू में तोला और इसका वजन 15 ग्राम निकला। अब फातिमा ने दूसरी थैली में तराजू पर रखकर तोला और उसका वजन 330 ग्राम निकला। क्या किया बेटा उसने? देखो पहले एक थैली ली, ठीक है, एक थैली जिसमें से कंचे निकाले थे मैडम ने, उसमें से एक कंचा निकाल लिया और उसको तराजू पे तोल लिया, ठीक है। उसका 15 ग्राम क्या निकला? वजन निकला। अब उसने क्या किया, जो दूसरी थैली में जो मुट्ठी भर कंचे डाले थे उसकी मैम ने, उस थैली को उठाया और उसका वजन मापा। तो उसका वजन कितना आया? 330 ग्राम वजन आया, ठीक है। अब वो 330 ग्राम जो वजन आया है उसके हिसाब से वो क्या कह रही है, फातिमा खुश होकर बता रही है कि वो मतलब फातिमा अपनी मैडम से बोली कि मैं बताऊं कंचों की संख्या। सभी बच्चे हैरान रह गए जब मैडम ने फातिमा का उत्तर सही बताया और फिर फातिमा ने सभी बच्चों को समझाया कि किस तरीके से उसने ऐसा आंसर निकाला है। तो देखो बेटा कैसे समझाया। उसने पहले क्या बोला, एक जो मतलब कि जिसमें उसने एक मुट्ठी भर कंचे डाले थे उसकी मैम ने, उसने बोला कि इसमें मान लो के कंचे हैं। हमने ऐसा मान लिया, ठीक है, के नंबर ऑफ कंचे हैं। तो माना दूसरी थैली में कंचों की संख्या के है, ठीक है। अब दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन क्या होगा? तो बेटा देखो जितने कंचे हैं और एक का वजन हमें पता चल गया 15 ग्राम है। तो अगर हम 15 ग्राम को के कंचों की संख्या से गुना कर देंगे तो हमारे पास कुल जितने भी कंचे उनका वजन आ जाएगा। तो कितना आ गया? 15 के आ गया, ठीक है, क्योंकि एक कंचे का वजन कितना था? 15 ग्राम था, ठीक है। तो इसलिए वहाँ से हमने क्या किया, 15 से उसको गुना कर दिया जितने कंचे हैं उनसे, ठीक है। जैसे कि बेटा देखो आप ऐसे करते हो, आप एक बुक मतलब कि 10 बुक लेकर आते हो, आपको एक बुक का पता है कि 10 रुपये की एक है, तो आप 10 के लिए कितने करोगे? 10 को 10 से गुना करते हो ना, उसके रुपए से। 10 रुपये की एक नोटबुक है और 10 नोटबुक ली हैं, तो जितना एक के रुपए थे उसको किससे गुना कर दिया? उसकी संख्या से गुना कर दिया जितनी आपको लेनी है। तो यहाँ पर भी कंचे की संख्या को किससे गुना कर दिया? एक कंचे के वजन से गुना कर दिया, ठीक है। तो यही है, यहाँ पर 15 के आ गया। अब दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन तोलने पर आया इतना। अब उसने जब दूसरी थैली के सारे कंचों का वजन तोला तो वो कितना आया? 330 ग्राम। तो बेटा ये किसके बराबर होगा? जो हम निकाल रहे थे एक वजन, एक मतलब कि जो एक कंचे का वजन था उसको हम जितने कंचे हैं उनसे गुना करेंगे, जितना वजन आएगा वो किसके बराबर होगा? इसी के बराबर होगा, क्योंकि कुल वजन इतना ही आया है उसका। तो हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। 15 के एक बराबर में 330, ठीक है। तो दोनों पक्षों को 15 से भाग देने पर, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं बेटा, दोनों पक्षों को 15 से भाग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हमें ये 15 यहाँ से हटाना है। तो कैसे हटा सकते हैं हम? इसको भाग देंगे। अगर हम यहाँ पर 15 से भाग दे रहे तो बेटा जो 330 है इसको भी हमें 15 से भाग देना पड़ेगा। जैसे एक तराजू में मान लो यहाँ पर एक कंचा हमने डाला तो हमें दूसरी साइड भी डालना पड़ता है, तभी वो बराबर रहते हैं, ठीक है। और बराबर का चिन्ह है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर रहनी चाहिए। अगर हमने एक यहाँ बढ़ाया तो यहाँ भी एक बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने कर दिया। अब ये इससे डिवाइड हो गया तो यहाँ क्या बचा? 15 से ये डिवाइड होकर 22 देगा। तो के की संख्या कितनी आ गई? 22। यानी कि कितने कंचे हैं बेटा? 22 कंचे हैं वहाँ पर। तो यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते हैं, किसी भी कंचे का एक का वजन पता है और हमें कुल वजन पता और एक का वजन पता, तो हम संख्या बता सकते हैं। ऐसे ही हमें 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं और वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या निकालते बेटा हम यहाँ पर, कि हमने देखा कि तराजू समता का प्रतीक है और समीकरण को बराबर रखने के लिए हम दोनों पक्षों में एक समान राशि जोड़ते हैं, ठीक है। तो तराजू क्या करते हैं? दोनों पक्षों में समान होता है बेटा। अब समीकरण को बराबर रखना है। अगर हम एक पक्ष में एक राशि जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं या भाग करते हैं तो हमें दूसरे पक्ष में भी वही करना पड़ेगा जो दूसरे पक्ष में कर रहे हैं, ठीक है। तो ताकि दोनों पक्ष क्या रहें? सदैव बराबर रहे, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पर 2 कंचे और डाल दिए तो हमें यहाँ भी 2 डालने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ से 2 निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ से भी 2 निकालने पड़ेंगे, ठीक है। उदाहरण से समझो इसको। रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिल हैं, ठीक है। रवि है बेटा, उसके पास कुछ पेंसिल है। अब उसके पास जो पेंसिल है वो 5 अधिक है, किससे? मीना के। यानी कि मीना के पास मान लो 4 पेंसिल है, तो 4 पेंसिल उसके पास है, तो रवि के पास 5 अधिक है, तो 4 और 5 कितने हो जाएंगे? 9। यानी कि उसके पास कितनी हो गई?
ऐसे समझो जैसे आपकी बहन है और आप हो, आपके पास 5 टॉफ़ी हैं और आपकी बहन के पास आपसे 5 अधिक है, तो उसके पास कितनी होगी? 5 तो है ही उसके पास, आपसे 5 अधिक हो रहा है, तो टोटल कितनी हो गई? 10 हो गई। तो यही तो बोला है कि रवि के पास 5 अधिक है और मीना के पास हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हमने मान लिया मीना के पास P है, तो रवि के पास 5 अधिक है, तो हम क्या करेंगे? P+5 लिख देंगे उसको। तो हमें ये रवि की पता चल गई, ये मीना की पता चल गई। और अब हमें यहाँ पे ये दे रखा है, जैसे तुम दोनों की तुम्हारी बहन और तुम्हारी कितनी बनेंगी बेटा? 10 तुम्हारे पास, 10 तुम्हारी बहन के पास थी, 5 तुम्हारे, तो टोटल 15 थी। ऐसे यहाँ पर बताइए यदि दोनों के पास कुल 19 पेंसिल हैं, यानी कि बेटा P को और किसको? P+5 को, मतलब कि तुम दोनों के जोड़ देंगे तो यहाँ पर 19 है। ठीक है, यानी कि कुल 19 पेंसिल हैं। तो रवि और मीना के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं? ठीक है, यदि दोनों के पास कुल पेंसिल इतनी है तो रवि और मीना के पास कुल कितनी कितनी पेंसिल है अलग अलग, वो आपको पता नहीं है। तो देखो कैसे करोगे। हमने ये समझ लिया, मान लिया हमने कि मीना के पास P पेंसिल है, तो रवि के पास 5 अधिक थी, तो P में 5 और जोड़ देंगे तो ये इतनी रवि के पास हो जाएंगी। अब दोनों पक्षों के पास कुल पेंसिल हमें बताइए 19 है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? हम समीकरण कैसे लिख सकते हैं? हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 19 के बराबर आना चाहिए। तो P+P+5 जोड़ा हमने 19, ये हमारा समीकरण बन गया। इस तरीके से हम समीकरण निकालते हैं। ठीक है, अब ये जो समीकरण बना है बेटा, अब इसमें हमने क्या करना है? इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? जो ये संख्या है इसको हमें इधर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हमें यहाँ से हटानी है। तो इसके कई तरीके होते हैं। तो यहाँ पर समझो क्या तरीका दिया है, दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर हम यहाँ से इसको हटाना चाहते तो क्या करेंगे? इसमें से 5 घटा दें। तो अगर हमने इधर घटाया तो हमें इधर भी घटाना पड़ेगा। तो हमने देखो इधर 5 घटाए, तो अब हमें 19 में से भी 5 घटाने पड़े, तो कितना बना? ये इससे कैंसिल हो गया। हमारे पास यहाँ P और P बचा, ये कितने हो गए? 1P 2P, यानी कि 2P हमने लिख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर इक्वल का साइन है, फिर उसके बाद बेटा 19 में से 5 गए तो 14। अब हमारे पास समीकरण क्या बना बेटा? हल करने के बाद 2P = 14। अब हमें फिर सोल्व करना है इसको, यानी कि हमें ये 2 हटाना है यहाँ से, ताकि क्योंकि हमें तो P की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा? इसको इधर ले जाते हैं। जब हम इसको इधर ले जाते हैं तो ये P के साथ गुना में था ना, अब ये इसके साथ क्या हो जाएगा? भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो यही दिखाया। या फिर इसको तुम ऐसे समझो कि दोनों पक्षों को 2 से भाग कर दो। दोनों तरीके सही हैं। या तो आप ऐसे करो, हमने दोनों को क्या किया? 2 से भाग कर दिया। इसको भी 2 से किया, इसको भी हमें करना पड़ेगा। जैसे हमने कहा था 2 कंचे इधर से निकाले तो उधर से भी निकालने पड़ेंगे। ये 2 से 2 कट गया, इधर तो P बचा, और यहाँ से 2 से इसे काटोगे तो 7 बचेगा। तो P की संख्या कितनी आ गई? 7 आ गई। ठीक है, मीना के पास पेंसिल कितनी है फिर बेटा? हमें पता चल गई, क्योंकि P पेंसिल हमने मानी थी। P की संख्या 7 आ गई, तो इसका मतलब मीना के पास 7 पेंसिल हैं। अब बेटा रवि के पास क्या थी? मीना से अधिक थी, तो मीना के पास तो 7 है, तो 7 में 5 और जोड़ दो, तो 12 पेंसिल किसके पास है? रवि के पास है। ठीक है, इस तरीके से हल करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा कि आपने देखा एक पक्ष या बाह्य पक्ष को चरों के रूप में बदलने या दूसरे पक्ष या दाह्य पक्ष को संख्या के रूप में बदलने। क्या कहना चाह रहा है बेटा? देखो हमारे पास P+P+5 = 19 था, तो हमें क्या कहता? एक पक्ष को, इनमें से किसी भी पक्ष को, दाएं पक्ष को चर में बदलो या बाएं को, और एक को संख्या पक्ष बनाना पड़ता। जैसे देखो ये संख्या पक्ष है और ये हमें चर पक्ष बनाना है, यानी कि यहाँ पे संख्या वाला नहीं होना चाहिए, इसको हमें हटाना है यहाँ से। तो इसको हटाने के लिए हम भाग गुना जमा घटा करते हैं, फिर हमारे पास ये चर बच जाते हैं। तो हमारे पास चर बच गए थे और फिर से ये संख्या आ गई, तो मैं फिर इससे इधर ले गए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ये बोल रहे हैं कि एक पक्ष को तो हमें क्या बनाना है? चर के रूप में बदलना है, और दूसरे पक्ष को संख्या के रूप में बदलना है। तभी तो ये चर की वैल्यू संख्या के रूप में आती है हमारे पास हल होके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए? अगर हम संख्या, मतलब कि जो संख्या जमा की होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर घटाते हैं। जैसे यहाँ पर +5 था, तो अगर हम उसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होएगा? ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर P+P+5 = 19 हमारे पास समीकरण था, हमें ये हटाना था, तो हम इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ देखो ये प्लस में है, तो इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। यानी कि क्या होगा? P+P = 19 माइनस में 5, ये आ जाएगा। यहाँ से 14 आ गया और यहाँ से 2P, यही तो हमने निकाला था बेटा यहाँ पर। तो इस तरीके से हल करते हैं। फिर से हमें ये संख्या इधर लेके जानी है। अब यहाँ देखो ये गुना में है, किसके? गुना में है 2 के। अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे इक्वल से, तो ये इसको भाग देगी। ठीक है, तो आपको समझना, कोई जमा में है तो इससे इधर जाके वो माइनस हो जाएगी, कोई इधर माइनस है तो इसके इधर जाके वो प्लस हो जाएगी, और अगर इधर कोई वस्तु मतलब कोई संख्या गुना में है तो वो इधर जाके क्या हो जाएगी? भाग में आ जाएगी, बटे में आ जाएगी। और अगर कोई इधर बटे में है तो वो इधर आके क्या होगी? गुना में आ जाएगी, इस संख्या की जो भी इधर है।
ये बात समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी के ऊपर सब कुछ बेस है। तो देखो यही बोला है, क्योंकि जमा और घटा क्या है और गुना और भाग, देखो जमा और घटा, गुना और भाग एक दूसरे के पूरक है, मतलब जमा है इधर तो वो घटा हो जाएगी, घटा इधर तो वो जमा हो जाएगी, ठीक है। और फिर इधर गुना है तो इधर भाग, और इधर भाग है तो इधर गुना, उल्टा हो जाना है, ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर दिया है y-7 = 27। हमें इधर ये चर वाली संख्या रखनी है बस, और ये जो संख्या है इसको इधर ले जाना है। अब ये देखो ये माइनस में है, अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, यानी कि y = 27 प्लस में 7 हो जाएगा। तो इनको जोड़ो, ये क्या आएगा, 7 7 कितने होते 4, और 1 एक बचा तो यहाँ पर 3 हो गया। तो y की कितनी आ गई बेटा इक्वेशन में आंसर 34 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ये बेटा, अब यहाँ 7/2 है, इसको ये तो भाग में और ये गुना में है, मतलब कि हमें उल्टा कर देना है। तो 7 को तो हमें भाग में करना है और 2 को कितना करना है, गुना में करना है। तो क्या करोगे, L = 2/7 है। अब यहाँ पे क्या कर दोगे, इस 2/7 को, ये नीचे 2 था तो ये ऊपर आ जाएगा, और ये ऊपर 7 था तो ये नीचे आ जाएगा। अब L ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ से देखो 2 2 कितने होते हैं 4, और 7 7 कितने होते हैं 49। तो हमारे पास ये L की संख्या आ गई 4/49, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट में दिया है आपको 9u बाय, देखो इसको मैं और ऊपर कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है 9u और 2/7u = 4। अब हमें ये संख्या यहाँ से हटानी है और चर वाली संख्या यहाँ रखनी है, यानी कि u वाली संख्या यहाँ रखनी है। तो क्या करोगे, u को कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन है, तो u कॉमन लेने से क्या बचा अंदर 9 प्लस में 2/7, ठीक है। और इधर 4 है, तो यहाँ से अब बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा, हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं। अब हमने 1 मान लिया तो यहाँ से 7 कॉमन आएगा। आप 1 और 7 का एलसीएम लोगे तो बेटा क्या आएगा, 1 तो यहाँ पर था ही, 7 और 7 करोगे तो 7 ही आएगा। अब यहाँ 1 को 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा। अब ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 7 9 जा करोगे आप, ठीक है। कितना होता है 63, ओके। अब प्लस में यहाँ पर फिर 7 को 7 से डिवाइड करोगे बेटा तो क्या आएगा 1 आएगा। अब ये 1 को मल्टीप्लाई करना ऊपर 2 से, तो कितना आ जाएगा 2। तो 63 + 2 कितने होते हैं 65 होते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे लिखोगे u 65/7 = 4, ठीक है। अब बेटा हमारी संख्या देखो, मैं दोबारा से लिख के बताती हूँ, यहाँ क्या आ जाएगी 65u/7 आ गई, और यहाँ पर कितना है 4 है। अब ये हमें संख्या को इधर लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ u छोड़ना है, तो क्या करोगे, इसको उल्टा कर दोगे, यानी कि u = क्या होगा 4 × 7/65, ये हो जाएगा। तो देखो बेटा अब यहाँ से क्या करोगे, जो 7 है 7 चौक कितने होते हैं 28, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 28/65 आंसर आ गया। आप इसको डिवाइड होता है तो कर दो, नहीं तो ये एज इट इज़ आपका ये आंसर आ जाएगा। हमने एक साइड चर संख्या छोड़ी और एक साइड हमें क्या छोड़ना है, संख्या छोड़नी है। एक साइड तो चर के रूप में बदलना है समीकरण को, और एक साइड संख्या के रूप में, तो हमने ऐसे बदल दिया, ये आपका आंसर हो गया, ओके। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।